Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 5, Europe, location and physical features. So student, in this video we'll discuss the location of Europe, European continent in the world map, latitudinal, longitudinal extent of Europe and physical features like river, plains, plateaus, mountains and all. So student, the thing I like most about your book is गेट सेट सेक्शन. ये जो गेट सेट सेक्शन की एक्सरसाइज है, ये मुझे आपकी बुक का सबसे अच्छा पार्ट लगती है. तो यहाँ पर आपको फ्यू कंट्रीज़ के नेम दिए हैं जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है. हमें कंट्रीज़ के नेम बताने हैं. तो जो फर्स्ट कंट्री है स्टूडेंट वो है ऑस्ट्रिया. क्या? ऑस्ट्रिया. सेकेंड जर्मनी. थर्ड स्विट्ज़रलैंड. Fourth one, Norway. Fifth one, Ukraine. And sixth one is Poland. ठीक है, चलो. First I want to show you Europe on a world map. तो ये रहा स्टूडेंट वर्ल्ड मैप, और ये वर्ल्ड मैप में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, मिडल ईस्ट, और ये रहा हमारा यूरोप. ठीक है, तो वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने यूरोप की लोकेशन देख ली. फिर एक लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर, जो अर्थ को टू हाफ्स में डिवाइड करती है. अपर मोस्ट इज़ नोन एज नदर्न हेमिस्फीयर, लोअर मोस्ट इज़ नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, फिर वन मोर लाइन वी हैव दैट इज प्राइम मेरिडियन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ्स. वन इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अनदर इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, तो अगर हम यूरोप की बात करें तो बेटा पूरा के पूरा जो यूरोप है वो आपको लग रहा है ना कि ये कौन से हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में. पर अगर ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो ये लाइन के इस डायरेक्शन में ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, इस डायरेक्शन में वेस्टर्न हेमिस्फीयर है. तो ये जो यूरोप है इसका बहुत सारा पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और थोड़ा सा पार्ट कहाँ पर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, यूरोप इज़ द सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. 7 कॉन्टिनेंट में यूरोप की रैंकिंग है 6. ठीक है, फर्स्ट इज एशिया, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका, सिक्स यूरोप एंड सेवेंथ वन इज ऑस्ट्रेलिया. ठीक हुई बात. तो 6 लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा यूरोप. स्टूडेंट्स, ये जो 6th लार्जेस्ट छोटा ही कॉन्टिनेंट, अगर हम बड़े कॉन्टिनेंट से कंपेयर करें तो इसने पास्ट में जितने भी यूरोपियन से, भले ही वो जर्मनी के हों, फ्रांस के हों, इंग्लैंड के हों, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, डिस्कवर किया और जगह जगह पूरे वर्ल्ड में अपनी कॉलोनी बना ली. ठीक है, हम इंडिया भी किसकी कॉलोनी था? यूरोपियन कंट्री, इंग्लैंड का कॉलोनी था. अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीकन कंट्री है, वो भी किसकी कॉलोनी थी? यूरोप से इंग्लैंड की कॉलोनी थी. अगर हम वियतनाम की बात करें तो वियतनाम भी किसकी कॉलोनी था? फ्रांस की. तो यूरोप में बहुत सारी बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इवन रशिया प्लस इंग्लैंड. तो ये सारी कंट्रीज़ ने आसपास की जितनी भी छोटी कंट्रीज़ थी, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट की जो छोटी छोटी कंट्रीज़ थी, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी, सबको कॉलोनी बना के रखा. ठीक है, चलो अब अगर हम कॉलोनी की बात करें तो कनाडा, जो एरिया वाइज बहुत बड़ी कंट्री है, वो भी इंग्लैंड की कॉलोनी था. ऑस्ट्रेलिया, जो पूरा के पूरा एक कॉन्टिनेंट है, वो भी इंग्लैंड की कॉलोनी था. ठीक है, तो यूरोपियंस ने एक्सप्लोर किया, डिस्कवर किया और कॉलोनीज़ बनाई ऑलमोस्ट इन एवरी कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया एग्जाम्पल दिया मैंने, साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, नॉर्थ अमेरिका में है हमारा कनाडा, और एशिया का आप इंडिया मान लो, वियतनाम मान लो. तो भाई हाँ, एवरी कॉन्टिनेंट में कॉलोनी बनाई यूरोपियन ने. यूरोप थ्रू इट्स हिस्ट्री, इकोनॉमी, रिलीजियस बिलीफ, पॉलिटिकल आइडिया और साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड. यूरोप की पॉलिटी की बात करो, रिलीजियस बिलीफ की बात करो, या इकोनॉमी की बात करो, या तो उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करो, इसने पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया है. It is responsible for the progress made by the world during
पास्ट 300 ईयर। पास्ट 300 में जो मैक्सिमम प्रोग्रेस हमने की है उसमें मैक्सिमम रोल किसका है? यूरोपियन का है, यूरोपियन कंट्रीज़ का है। ठीक है, नो डाउट हमारे अपने एफर्ट्स भी हैं, पर यूरोपियंस के एफर्ट ज़्यादा हैं। ठीक है, लोकेशन और एक्सटेंट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको मैप में बताया कि ये अर्थ होती है, इक्वेटर अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड करता है, ये होता है नदर्न हेमिस्फीयर और ये होता है सदर्न हेमिस्फीयर। फिर एक लाइन होती है जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, वो अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। तो पूरा की पूरा जो यूरोप है वो यहाँ पर है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, पर ईस्ट और वेस्ट दोनों में ही है। थोड़ा पार्ट देखो इसका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है और थोड़ा पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। चलो, it extends from 36 north latitude in the south to 72 north latitude in the north। 36 से स्टार्ट होकर 72 पे ख़त्म होता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको पता ही होते हैं कौन सी लाइन होती है, वो लाइनें जो वेस्ट टू ईस्ट रन करती हैं वो हैं लैटिट्यूड, और वो लाइंस जो नॉर्थ टू साउथ रन करती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो 36 से स्टार्ट होके 72 पे ख़त्म होता है। और ईस्ट वेस्ट में अगर हम बात करें तो 10 वेस्ट लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होके 60 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे ख़त्म होता है। यूरोप इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। यूरोप के तीनों साइड पानी ही पानी है। चलो मैप में देखें तो ये रहा हमारा यूरोप। यहाँ पर ये जो पार्ट यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी। तो यूरोप के साउथ में क्या मिलेगी आपको? मेडिटेरेनियन सी। ये यूरोप का ईस्ट है और ये यूरोप का वेस्ट है। तो वेस्ट में मिल रहा है आपको अटलांटिक ओशन, ठीक हुई बात। साउथ में मिल रही है मेडिटेरेनियन सी, वेस्ट में मिल रहा है अटलांटिक ओशन। और अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ, कहाँ की बात करूँ? नॉर्थ की, तो ये रहा नॉर्थ। नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन। आई बात समझ में? नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, साउथ में मेडिटेरेनियन सी एंड वेस्ट में मिलेगा अटलांटिक ओशन। तो ये यूरोप है। यूरोप 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, और वो लैंड मास या वो लैंड एरिया जो 3 साइड से पानी से कवर होता है उसे हम पेनिनसुला बोलते हैं। जो चारों साइड से पानी से कवर है उसे हम आइलैंड बोलते हैं, और जो तीनों साइड से पानी से कवर है जैसे कि हमारा इंडिया, जैसे कि यूरोप, इन्हें हम बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है, एक वेस्ट में नॉर्थ या अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ में मेडिटेरेनियन सी और नॉर्थ में आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो यूरोप क्या है? एक पेनिनसुला है। तो आर्कटिक ओशन लाइक टू द नॉर्थ एज आई हैव शोन यू, द अटलांटिक ओशन वेस्ट, मेडिटेरेनियन सी साउथ। यूराल माउंटेन आई हैव नॉट शोन, यूराल माउंटेन इन द ईस्ट, और ईस्ट में क्या मिलेगा? यूराल माउंटेन। ठीक है, and the Caucasus Mountain and the Caspian Sea in southeast separate Europe from Asia। ठीक है, द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो यूरोप को अफ्रीका से क्या करता है? सेपरेट करता है। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी मेडिटेरेनियन सी जो मैंने आपको वर्ल्ड मैप में भी दिखाई, यहाँ पर भी देख लें। और ये है हमारा, देखो ये जो स्पेन है, पोर्चुगल है, फ्रांस है, ये पूरा की पूरा क्या है? यूरोप है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिली? मेडिटेरेनियन सी, और बेटा ये है अफ्रीका। तो अफ्रीका और ये तो यूरोप का ही पार्ट हुआ, तो अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है ये पतला सा स्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। दिखा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर? ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो वाइट कलर से दिखाया गया, और ये जो छोटी सी लाइन है ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये रही मेडिटेरेनियन सी। ठीक हुई बात। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दिख गया जो किस किस को? अफ्रीका को और यूरोप को अलग करता है। As a students, we have discussed that कि the land mass which is covered by water body from all three side is called peninsula। ये मैंने दिखाया अभी कि इंडिया के यहाँ पर आपको इंडियन ओशन मिलेगा, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर अरेबियन सी। तो इंडिया क्या है? एक पेनिनसुला है। वैसे अभी हमने बात की यूरोप की, तो यूरोप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी मिल रही है आपको, यहाँ पर अटलांटिक ओशन मिल रहा है, यहाँ पर आर्कटिक ओशन मिल रहा है। तो यूरोप भी क्या है? पेनिनसुला है। ठीक है, वेस्टवर्ड एशियाटिक लैंड मास तक वो आगे की तरफ है। इनफैक्ट यूरोप इज कॉल्ड
पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास, पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला कहते हैं हम यूरोप को, क्यों कहते हैं बेटा? दिस इज बिकॉज लार्ज आर्म ऑफ द सीज हैव पेनिट्रेटेड डीप इनटू द लैंड। लार्ज आर्म है सीज की जिन्होंने लैंड एरिया को डीप तक क्या किया है, कवर करके रखा है। हैव क्रिएटेड स्मॉलर पेनिनसुला। चलो हम देखें कैसे बोल रहे हैं ये स्टूडेंट, अब समझने की कोशिश करना है क्यों बोल रहे हैं इसको पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। ये देखो यहाँ पर सी है तो कितना अंदर तक डीप जा रही है, फिर ये इटली यूरोपियन कंट्री फिर डीप में अंदर चली गई, ये पूरा ब्लैक सी, ये यूक्रेन तक। फिर अगर यहाँ बात करें तो अटलांटिक ओशन कहाँ तक अंदर तक आया है। ऊपर अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा यूनाइटेड किंगडम, ये रहा इंग्लिश चैनल, और ये देखो डीप कहाँ कहाँ तक सी ने पूरे कॉन्टिनेंट को अंदर तक पेनिट्रेट किया है, इसीलिए हम इसे पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला कहते हैं, पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास कहते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो बेटा देखो सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है, यहाँ पर आपको अरेबियन सी मिल जाएगी, यहाँ इंडियन ओशन, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको बे ऑफ बंगाल। क्या ये अंदर तक जाके हमारे इंडिया के एरिया को ऐसे काट छाट बनाया है क्या? जैसे ये यूरोप को देखो क्या किया है सीज ने, बिल्कुल अंदर तक आ गई हैं सी, यहाँ अंदर तक आई हैं, यहाँ अंदर तक आई हैं, ठीक है। So student, this question is very important. Why Europe is called Peninsula of Peninsulas? Why so? Because large arm of the sea have penetrated deep into the land. Large arm of seas penetrated deep into the land area and created smaller peninsulas. बहुत सारे छोटे 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 peninsulas बनाए हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, Peninsula of Peninsulas। एक ऐसा पेनिनसुला जिसमें बहुत सारे peninsulas हैं, ठीक है। इटली, अगर हम इटली को ही देखें तो देखो इटली भी पेनिनसुला, यूरोप एक पेनिनसुला है और यूरोप की एक इटली कैसे पेनिनसुला है। ये देखो ये इटली रहा, ये इस साइड पानी से कवर्ड है, इस साइड भी पानी से कवर है और यहाँ पर भी पानी से कवर है। सिर्फ ये वाले एरिया से ये लैंड एरिया से कवर्ड है। तो इटली इज ऑल्सो कवर्ड विथ 3 साइड्स ऑफ वाटर बॉडीज, तो इटली भी एक पेनिनसुला हो गया। आई बात समझ में कि हम इसे क्यों पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास बोल रहे हैं, कैसा पेनिनसुला जिसमें बहुत सारे पेनिनसुला। चलो अब हम बात करेंगे किसकी बात कर लें हम, बहुत सारी कंट्री। फ्रांस को देख लो आप, फ्रांस को देखो, चलो तीनों साइड से, ये वाली साइड में ये गल्फ मिली, ये बे ऑफ मिल गया, फिर ये मिल गया, मतलब फ्रांस भी तीनों साइड से, सिर्फ एक साइड है जहाँ लैंड मास से कवर हो रहा है। Now is it clear to you why Europe is called Peninsula of Peninsulas? Because so many countries are there which is peninsula, like France, Italy, many more are there. Political divisions की अगर हम बात करें, Europe has 50 independent countries. Most of the countries are grouped together according to their location, psychography और political affiliation. ठीक है, यूरोप में 50 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं जिनके छोटे 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 ग्रुप्स बने हुए हैं, उनकी लोकेशन, साइकोग्राफी और पॉलिटिकल अफिलिएशन को देखते हुए, ठीक है, दे आर। जैसे अगर हम बात करें पॉलिटिकल अफिलिएशंस की तो पहली मिलेगी आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। कौन सी? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, दे आर कॉल्ड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। समटाइम फिनलैंड आइलैंड also included in this group। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बेसिकली 3 मेन कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, पर इसमें समवेयर वी ऑल्सो इंक्लूडेड फिनलैंड एंड आइलैंड। फिर हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर आ जाएगा स्टूडेंट्स अच्छा, यूनाइटेड किंगडम के अंदर तो क्या क्या आता है वो आपको पता ही होगा। यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। आयरलैंड का नॉर्दर्न पार्ट, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ये मिलके बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम में भी अगर मैं आयरलैंड प्लस कर दूं तो बन जाता है ब्रिटिश आइल्स। क्या बात समझ में आई? पहले तो हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम किसको बोलते हैं। तो व्हेन इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड चारों मिलके एक यूनियन बना ले तो वो हो गया यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब यूनाइटेड किंगडम में प्लस एक कंट्री और कर दी हमने जिसका नाम था आयरलैंड, तो क्या बन गया ब्रिटिश आइल्स। तो क्या आप लोग डिफरेंस लिख पाएंगे ब्रिटिश आइल्स में और यूनाइटेड किंगडम में? लिख पाएंगे। इन चारों को हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। इसमें मैंने आयरलैंड और जोड़ दिया तो क्या बन गया ब्रिटिश आइल्स। देन लो कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो लो कंट्रीज़ हम बोलते हैं बेल्जियम, नेदरलैंड, लक्समबर्ग, बेल्जियम, नेदरलैंड, दीज आर कॉल्ड लो कंट्रीज़, ठीक है। दीज कंट्रीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड बेनेलक्स,
ये BE for Belgium, NE for Netherlands, LUX for Luxembourg. Next, West European countries. Which countries are known as West European countries? France, United Kingdom, Ireland, Low countries together called Western Europe. तो हम दो ग्रुप्स को मिला लें. दो ग्रुप्स कौन सा? हमारा ये वाला ग्रुप और इसके ऊपर जो ग्रुप हमने पढ़ा, ठीक है, ब्रिटिश आइल्स, उन दोनों को मिला लोगे तो आप बन जाएंगी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज. देन सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज कौन सी हैं स्टूडेंट्स? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, Switzerland are called Central European countries. Which countries are known as Central European countries? Germany, Austria, Poland, Hungary, Czech Republic, Slovakia, Switzerland. These all are called Central European countries. Now, Spain, Portugal with Andorra. Spain, Portugal और Andorra are called Iberia. ठीक है. Next, अगर हम बाल्कन्स की बात करें कि किन कंट्रीज़ को हम बाल्कन्स बोलते हैं, तो बाल्कन्स हम बोलते हैं ग्रीस, अल्बेनिया, मैसिडोनिया, बुल्गारिया, यूरोपियन पार्ट ऑफ टर्की, कोसोवो, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, रोमानिया, बॉस्निया, हर्जिगोवेनिया, क्रोशिया, स्लोवानिया. दीज आर कॉल्ड बाल्कन्स कंट्रीज़. स्टूडेंट, जब आप क्लास 9th में होंगे और क्या पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप, तो ये सारी कंट्रीज़ फिर से आपको पढ़नी है. तो बाल्कन्स यहीं से लर्न करके चलें. तो बाल्कन्स में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? ग्रीस, अल्बेनिया, मैसिडोनिया, बुल्गारिया, यूरोपियन पार्ट ऑफ टर्की, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, रोमानिया, बॉस्निया, हर्जिगोवेनिया, क्रोशिया, स्लोवानिया. ये क्या है? सब बाल्कन्स. फॉर्मर सोवियत यूनियन, जिसका आप क्या बचा है? सिर्फ रशिया. बेटा, रशिया ने एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया था जिसको हमने सोवियत यूनियन बोला था, जिसको हम USSR बोलते थे. ये टूट गया, कोलैप्स कर गया 1991 में. 1991 में USSR कोलैप्स कर गया, टूट गया. ठीक है. broke up into 15 independent republics. 15 independent republics बने किससे? USSR से. कब टूटा ये? 1991 में टूट गया. कौन कौन सी कंट्रीज़ बनी? रशिया, जो कि यूरोप में भी है और एशिया में भी है. पर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि रशिया, जिसका मैक्सिमम पार्ट एशिया में है, पर उसे यूरोपियन कंट्री बोलते हैं, तो क्यों? क्योंकि जो पॉलिटी है, अकॉर्डिंग टू पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस रूल, कंट्री किसी भी कॉन्टिनेंट में क्यों ना हो, अगर उसकी कैपिटल जिस भी कॉन्टिनेंट में आएगी, उस कॉन्टिनेंट की उस कंट्री को कहा जाएगा. तो यूरोप में मॉस्को है, और मॉस्को क्या है? रशिया की कैपिटल ऑफ रशिया मॉस्को लाई इन यूरोप. दैट इज़ वाई रशिया इज कॉल्ड यूरोपियन कंट्री अदर देन एशिया कंट्री. अगर हम लैंड मास की बात करें तो रशिया का लैंड मास एशिया में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूरोप. फिर भी हम रशिया को क्या बोलते हैं? यूरोपियन कंट्री. क्यों? क्योंकि मॉस्को कहाँ पर है? यूरोप में है. इसके अलावा जो 9 रिपब्लिक्स बने वो थे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा. और ये यूक्रेन और रशिया ही लड़ाई कर रहे हैं. अभी आप लोग टेलीविज़न में देखते होंगे ना रोज़ न्यूज़ में कि ये वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है, ये वॉर एटॉमिक वॉर हो सकता है. पर ऐसा कुछ नहीं होगा. डोंट वरी. ना तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर बनेगा, ना ही ये क्या होगा, एटॉमिक वॉर बनेगा. ठीक है. पर अभी बहुत अच्छी वाली लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन. तो 9 रिपब्लिक्स, एक तो बन गया रशिया. दूसरे 9 की बात करें हम तो होगा एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डो, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान. ठीक है. द अदर 5 रिपब्लिक्स आर इन एशिया. और यूएसएसआर के टूटने पे, देखो, यूएसएसआर के टूटने पे एक तो निकला रशिया, 9 यूरोपियन कंट्रीज़, और बचे हुए बाकी के जो 5 थे वो कहाँ की कंट्री थे? एशिया की. क्योंकि हम यूरोप को पढ़ रहे हैं तो एशिया के 5 इस चैप्टर में हम लोग नहीं देखेंगे. ठीक है. और ये जो 1 है वो रशिया. बाकी के 9 के नाम मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, यूक्रेन. तो हो गए टोटल 16, नहीं 15. 9 1 10, 10 5 15. एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया आर कॉल्ड बाल्टिक स्टेट. ठीक है. क्योंकि बाल्टिक सी के आसपास हैं. लाटविया,
लिथुआनिया, एस्टोनिया, दे आर कॉल्ड बाल्टिक स्टेट्स। ठीक है, लोकेशन देखनी है क्या? यस, तो ये रही बाल्टिक सी और ये रहा लाटविया, लिथुआनिया और बेलारूस। ठीक है, आफ्टर बाल्टिक स्टेट, वेटिकन सिटी, सन मैरिनो, मोनाको, एंडोरा, लिechtenstein, माल्टा, आर कॉल्ड टिनी नेशन। इनको क्या बोलते हैं? टिनी नेशन। किस किस को टिनी नेशन बोलते हैं बच्चा? वेटिकन सिटी, सन मैरिनो, मोनाको, एंडोरा, लिechtenstein, माल्टा, दीज आर कॉल्ड टिनी स्टेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर कंट्री और कैपिटल दिए हुए हैं। क्या आप लोगों को लगता है मुझे पढ़ने की ज़रूरत है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिखें, तभी मैं पढ़ूंगी। ठीक है, अदरवाइज आई विल नॉट गोइंग टू रीड इट because there is nothing to explain. Okay, reading is there only. So I'm ending this video here only. If you want me to read this, please write in comment section.